साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। 9 बज चुके हैं, बजने वाले हैं। समय हो चुका आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे जल्दी से उन पर एक नजर डाल लेते हैं, कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं। जी हां, चरम पर है रेल जिहाद। आए दिन ट्रेन की पटरियों में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है, कभी सिलेंडर, कभी लोहे का टुकड़ा, कभी कोई बम जैसी वस्तु। तो क्या चाहते हैं ये जिहादी, क्यों रेल को निशाना बना रहे हैं? और इरादे नेक तो इनके नहीं हैं, लेकिन ये बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब मैं तो कहता हूं कि रेल के किनारे जो भी रहते हैं उनकी जांच की जानी चाहिए और मॉनिटरिंग को इतना बढ़ा देना चाहिए और जो पकड़ में आए उसका अच्छे से इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये रेल जिहाद बहुत बढ़ता जा रहा है। ये बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वामपंथी अनुराग, हम बात करें अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। वहां पर अगर कोई राष्ट्रपति ऐसा आ जाए जो कि वामपंथी सोच रखता है तो क्या वो भारत के लिए अच्छा होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन हम आशावादी हैं, हम आशा करते हैं कि भारत के साथ रिश्ते कम से कम अच्छे हों तो बेहतर ही है पड़ोसी राज्य के लिए भी। फिर आगे बढ़ेंगे और हमारी मुख्य खबर जिसके बारे में आपको बताएंगे, 28 टुकड़ों वाला प्यार। मैं आपको बार बार कहता हूं, जिहादियों से प्यार करने वाली हिंदू बेटियां बार बार फंस जाती हैं और यह एक और उदाहरण है उसी बात का, उसी सच्चाई का। यह बेटी जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी हत्या हो चुकी है। इसकी लाश जो है फ्रिज में मिली थी। एक और जिहादी के फ्रिज में एक हिंदू बेटी के टुकड़े टुकड़े मिले हैं। ये बताएंगे आपको विस्तार से। फिर आगे बढ़ेंगे। अवधेश प्रसाद के असली रंग, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई विवाद ऐसा जरूर होता है जिसमें अवधेश प्रसाद फंस जाते हैं। और अब तो उनके बेटे का नाम भी आने वाला है। चाहने वालों का नाम तो आता था, मोहित खान का नाम तो आया ही था, लेकिन अब बेटे का नाम भी आ गया है। गुंडागर्दी करने के लिए, किडनैपिंग का आरोप उनके ऊपर है, धमकाने का आरोप है, हत्या तक की धमकी देने का आरोप है इनके बेटे पर। फिर और आगे बढ़ेंगे। और कौन सा विषय है? केमिस्ट्री से हिस्ट्री। पीएम मोदी अमेरिका में हैं और पुष्प की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और कुछ पुष्प अमेरिका में, यानी पुष्पा, कुछ तो होने वाला है बड़ा। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे, बने रहिए जनमत में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने दिल्ली के श्रद्धा वालकर हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। बेंगलुरु में 29 वर्षीय महालक्ष्मी की एक जिहादी द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी। महालक्ष्मी का शव कई टुकड़ों में काटकर उनके घर के फ्रिज में रखा था। इस विभत्स हत्याकांड ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस ने महालक्ष्मी के शव को 28 से 35 टुकड़ों में बरामद किया है जो फ्रिज में रखे गए थे। सोचिए, वही इनकाउंटर है जो कि फ्रिज में उनके यहां पर टुकड़े रखे गए। फ्रिज में रखे हुए टुकड़े जब मिले, हत्या की क्रूरता ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। इस मामले में महालक्ष्मी के पूर्व पति ने अशरफ नाम के नाई पर शक जताया है जिसके महालक्ष्मी के साथ अवैध संबंध थे। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम? आप पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। चलिए ग्राफिक्स आपको बताते हैं। 28 टुकड़े की कहानी। महालक्ष्मी नेपाल की मूल निवासी थी जिसके पूर्व पति का नाम हेमंत था, हिंदू बहन बेटी हमारी। और अब देखिए, अशरफ के लिए महालक्ष्मी के 28 टुकड़े। महालक्ष्मी और हेमंत की एक 4 साल की बेटी भी थी, लेकिन अशरफ के प्रेम प्रसंग में फंसकर, उसके मायाजाल में फंसकर, उसकी जिहादी सोच में फंसकर इसकी हत्या हो गई है, इसकी जान चली गई है। 28 टुकड़ों की सच्चाई आपको बता रहे हैं। आइए आपको सीधा अभी लाइव लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो दिखाते हैं दृश्य। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को
नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पांसिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे। वो कह रहे हैं मन से, कर्म से, वचन से भारत सेवा करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आपने देखी। इस वक्त अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपने देखी, जहां पर वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका में। तो ये लगातार हर बार हर दिन उनकी एक नई स्पीच और पुष्प वाला डायलॉग भी जो था, वो पुष्प वाली जो बात कही थी भारत के लिए, वो भी आपने कल सुनी, जिसमें उन्होंने भारत को प्रॉस्परस एक देश के रूप में बताया था। तो पीएम मोदी की ये स्पीच आपने अमेरिका के लिहाज से सुनी, जहां पर पीएम मोदी ने ये कहा। और ये जो पूरा यात्रा है, यात्रा की अगर बात करें तो इस यात्रा में सेमीकंडक्टर से लेकर व्यापार की बढ़ती संभावनाओं की बात की, एआई की संभावनाओं की बात की और भारत के बढ़ते निवेश की संभावनाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आए। और नमस्ते ट्रंप, तो बिल्कुल आपको ये बताएंगे कि भाई कैसे पीएम मोदी की जो साख है वो देश की साख को आगे रखते हुए, देश की बात को आगे रखते हुए आज फिर से नजर आए। और सीईओज के साथ जो बैठक हुई थी उसके दौरान क्या कहा था पीएम मोदी ने, वो आपको दिखाते हैं। जरा वो भी आप देखिए, वो भी आपको पॉइंटर्स के माध्यम से हम दिखाते हैं क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया था। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म आप तक पहुंचाने यहाँ आगे चला है फ्रेंड्स। और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे। तो सीईओ से क्या बात थी वो भी हमने आपको एंड में दिखाया, और जो अभी लेटेस्ट जो उनकी बात कही थी कि मन से, वचन से, कर्म से हम जो करना है वो हम करेंगे। ये पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें और उनका लाइव संबोधन हमने आपको दिखाया सीधा अमेरिका से। हमने वो मुद्दा बताया कि कैसे एक हिंदू लड़की को मारकर, काटकर 28 से 30-35 टुकड़े उसके कर दिए गए और उसके बाद उसको फ्रिज में डाल दिया गया। तो जिहादी के फ्रिज में एक और हिंदू लड़की का होना आश्चर्यचकित तो नहीं करता, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं पहले भी। लेकिन अफसोस की बात है कि ये लड़कियां समझ नहीं पाती, भाप नहीं पाती, और हर कोई सोचता है कि उसका दोस्त ऐसा नहीं होगा, उसका साथी ऐसा नहीं होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से और डिटेल में आपको हम बता रहे थे, और आगे बताते हैं। महालक्ष्मी कौन है जिसके 28 टुकड़े हुए हैं? महालक्ष्मी नेपाल की मूल निवासी थी जिसके पूर्व पति का नाम हेमंत था। हेमंत, आप ये सोचिए। और महालक्ष्मी और हेमंत की एक 4 साल की बेटी भी है। एक बेटी के होते हुए भी ये सब हो गया है। फिर इन दोनों के बीच जिहादी अशरफ की एंट्री होती है, जो इनके परिवार को तोड़ने तो आता ही है। अशरफ ने मंगल में एक सैलून में काम करता था, नेल मंगल में एक सैलून में वो काम करता था।
हेमंत ने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ से अवैध संबंध था, तो हेमंत को यह शक था कि अशरफ से संबंध था। हेमंत को मई 2023 में महालक्ष्मी और अशरफ के संबंधों के बारे में पता चला और देखिए इस लड़की का हाल क्या हो गया। इसके बाद हेमंत ने महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी, महालक्ष्मी को छोड़ दिया, एक तरीके से दूरी बनाई और 9 से 10 महीने से उससे कोई संपर्क नहीं किया। जब उसे पता चला कि महालक्ष्मी का अशरफ से यह अफेयर चल रहा था, महालक्ष्मी ने अशरफ के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस भी दर्ज कराया था। तो अशरफ जिसने घर तोड़ा उसने महालक्ष्मी को धोखा भी दिया। अशरफ ने महालक्ष्मी को ब्लैकमेल कर कई बार परेशान किया था। हेमंत के मुताबिक उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ ने ही महालक्ष्मी की हत्या करी है। तो ये हेमंत की तरफ से जो कहा गया है, हत्या के बाद महालक्ष्मी के शव को 28 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया है। घटना के बारे में तब पता चला जब महालक्ष्मी के घर से दुर्गंध आने लगी और दुर्गंध आने से पता लगा, पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की और फिर महालक्ष्मी की मां मीना राणा ने घर जाकर जांच की और घर में जांच करके उसको कहा कि जब हमने दरवाजा खोला और अंदर गए तो घर की हालत बेहद खराब थी, सामान बिखरा हुआ था, रसोई के पास कीड़े रेंग रहे थे और खून के धब्बे भी थे। जब मैंने फ्रिज खोला, उसकी मां कहती, तो उसमें शव के टुकड़े देखकर मैं बाहर दौड़ आई। ये उसकी मां की गाथा है, उसकी मां की तरफ से कहा गया है। महालक्ष्मी की मां के मुताबिक आखिरी बार उनकी बेटी से फोन पर बात 2 सितंबर को हुई थी। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये खबर बेहद दुखद है और जिस सेम पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर इसको मारा गया जिस तरीके से पहले। अब एनके गुज्जर ने क्या टिप्पणी की है, बीजेपी विधायक, उनके द्वारा क्या कहा गया है, वो आपको सुनाते हैं। पूरा इलाका और पूरा सहारनपुर तक के लोग सेना में भर्ती हुए। राम प्यारी गुजर जो चौहान गोत्र की थी, कादला की रहने वाली, आपने सुना होगा जब माननीय अमित शाह जी आए थे तो उनका हिस्ट्री थी 40,000 बहनों को। एक हमारी रामदेव त्यागी उनकी सेनापति थी, चौधरी समाज से, वाल्मीकि समाज से, जाटव समाज से लगभग 18 सेनापति बहनों को बनाया गया, हर समाज की बहनों को। एक हमारे धोबी समाज से, जो सर्च करेंगे सबके नाम क्लियर नहीं, लेकिन सब आ जाएंगे आपके हाथ में। मेरा कहने का मतलब ये है, जब जब हमने जातियों के बंदियों को तोड़ा है और हम सनातन धर्मी हिंदू बने, तो तैमूर जैसा प्रकृति का कोप जिसने 2.5 करोड़ लोगों का कत्ल किया, पूरे हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान, चाइना से लेकर के इराक तक को कत्लेआम करके खून से भर दिया था, उस तैमूर ने को जब उसने देखा कि हिंदुस्तान के लोग लड़ने लायक नहीं बचे, यहाँ की औरतें सामने इनको हंसने लगा और जब तलवार चलते हुए उन्हें देखा कि दुर्गा की तरह, उनका खून पीना शुरू किया। हमारी उन माताओं बहनों ने उन्हें मुगलों को काटना शुरू कर दिया। तो हालात ये हो गए कि मुगलों की सेना कटती चलेगी। तैमूर घबरा गया और उधर जोगराज पवार के साथ मिलकर के तमाम क्षत्रिय बिरादरी के योद्धा लड़ रहे थे। हरवीर गुलिया लड़ते हुए तैमूर के सेनापति को कत्ल कर दिया और तैमूर को हरवीर गुलिया, जो जाट समाज जैसे हरियाणा की खाप पंचायतों से वहां से आए थे, उन्होंने, उनकी सादत हुई तो राम प्यारी को जब पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर के भाला फेंका और भाला जहां से गुजरा हुआ तैमूर लंग की छाती में लगा और तैमूर लंग उस भाले से घायल होकर के घबरा करके भागा। सारी सेना को काट दिया गया था और तैमूर की मौत यहां से भागने रास्ते में होगी उस जहर के कारण। ये इलाका वो इलाका है। तो हमने तब भी शुरुआत की और आज फिर शुरुआत कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला एक एक मुसलमान हिंदू है, हमारी बिरादरियों से निकला है। तो बिल्कुल हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई पहले हिंदू ही है सबसे पहले। और ये जो बात इनके द्वारा कही गई, इनके गुज्जर के द्वारा, वो आपको समझनी होगी कि हिंदू जहां जहां एक हुआ है वहां पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए गए हैं। कोई भी हमसे, इनके गुज्जर की जो बात है बिल्कुल इस पे सही बैठती है, सभी को इस बात से सीख भी लेनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करते हैं। दर्शकों, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की नई नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से रेल जिहाद तो अपनी चरम सीमा को भी पार कर चुका है।
रेल को डीरेल यानी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पटरियों से हटाकर नए हादसों को अंजाम देने की तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। कहीं लोहे की रॉड, कहीं गैस सिलेंडर, तो कहीं सीमेंट के ब्लॉक्स पटरियों पर रखे जाते हैं और यह बार बार किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में ट्रेन डीरेल करने की कोशिश का एक और मामला सामने आया। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आने के बाद यह तो तय है कि जिहादी स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। दरअसल घटना महाराष्ट्र से सटे हुए बुरहानपुर जिले की भी है, जहां 2 पिलर के बीच डेटोनेटर लगा दिया गया। गौरतलब यह है कि आर्मी की स्पेशल ट्रेन को सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर लगाकर डीरेल करने की नाकामयाब कोशिश की गई। इस घटना के बाद यह अंदाजा भी लग रहा है कि दाल में कुछ काला है या दाल पूरी की पूरी काली है। ऐसा ही कुछ भटिंडा में भी देखने को मिला। लेटेस्ट आपको बताएं, जहां भटिंडा में दिल्ली रेलवे लाइन में असामाजिक तत्वों की तरफ से गाड़ी को डीरेल करने की कोशिश यहां पर की गई है, जिसमें रेलवे कर्मियों की मुस्तैदी के चलते बड़ा ट्रेन हादसा होने से रुक गया है। फिलहाल मामले में रेलवे अधिकारियों, रेलवे पुलिस व जिला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इसमें गनीमत रही कि सुबह 3 बजे के करीब उक्त रेल ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी व उसकी स्पीड कम होने के कारण रेल पटरी में रखे सरिये के बारे में जानकारी मिल गई व ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया। यूपी में रामपुर में भी रेल पटरी पर लोहे की रॉड मिलने के मामले का खुलासा हो गया है। जब यहां रॉड मिली थी तब आशंका जताई गई थी कि यह किसी आतंकी साजिश का नतीजा हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या जिहादियों ने अपने आका फराखुतुल्लाह की बातें मान ली हैं? क्या ये जिहादी इतनी मेहनत देश की प्रगति के बारे में सोचने के लिए कर रहे हैं, या उस सोच से चिढ़ते हैं कि भाई ये जो आगे तरक्की हो रही है, पर करेंगे भी कैसे, ये तरक्की पर शांति कैसे बरतेंगे? अगर ये करते तो आज आगे भी देखिए क्या होता। ट्रेन को हादसों का शिकार बनाना, सेना के जवानों से भरी ट्रेन को पलटाने की साजिश रचना आतंकवाद नहीं तो और क्या है। और ये नापाक मंसूबे दीमक हैं जो हमें खोखला करते जा रहे हैं। ये 2 पैसे कमाने की और सेटल होने की नहीं सोचते हैं तो बस हिंदुओं को खत्म करने की, हिंदुओं के खात्मे की और देश को दहलाने की। खैर, अगर इतनी ही इंसानियत इनमें है तो इतनी होती तो ये स्लीपर सेल थोड़ी ना कहलाते। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस देश को जिहादियों की कट्टरता का और कितना परिणाम देखने को मिलेगा। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। रेल जिहाद अपने चरम पर पहुंच गया है क्या? हां बोलने वाले 95%, ना बोलने वाले 5%। तो बहुमत यह मानता है कि रेल जिहाद अपने चरम पर पहुंच गया है। चलिए अब आप बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका ने वामपंथी विचारधारा वाले अनुरा कुमारा दिसानायके को अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया है। देश के लोगों ने 55 वर्षीय दिसानायके के भ्रष्टाचार से लड़ने और दशकों के सबसे खराब वित्तीय संकट के बाद आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के संकल्प पर अब भरोसा जताया है। वह देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना से राष्ट्रपति चुनाव के विजेता का फैसला हुआ, क्योंकि शीर्ष 2 उम्मीदवार पहले दौर में अनिवार्य 50% वोट हासिल करने में विफल रहे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अनुरा के राष्ट्रपति बनने से भारत की चिंता बढ़ सकती है? भारत को पड़ोस से पहले ही 2 झटके लग चुके हैं। पहला मालदीव में मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने से और दूसरा बांग्लादेशी सत्ता में उलटफेर से। अब श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके सीधे तो नहीं, लेकिन कई बार चीन के पक्ष में बात करते दिखे हैं। तो क्या एक और अच्छे पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते तनाव में आ सकते हैं? यह सवाल है जो अब हर किसी के जहन में आ चुका है। श्रीलंका के दिवालिया होने के बाद यह पहला राष्ट्रपति चुनाव था जिसमें अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल की। ये पहले मार्क्सवादी लीडर हैं जो इस देश में इतने बड़े पद तक पहुंचे। श्रीलंका पिछले 2 सालों से राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक उठापटक से भी जूझ रहा है। अब प्रेसिडेंट दिसानायके पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है कि भारत और चीन को लेकर उनका रवैया कैसा रहेगा। दिसानायके के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी है साल 2022 में आई अस्थिरता को दूर करना। लेकिन साथ ही साथ उन पर फॉरेन पॉलिसी में संतुलन का भी दबाव रहेगा। इससे पहले की सरकारों की विदेश नीति भारत और चीन दोनों को समान पलड़े पर रखने की कोशिश तो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारी निवेश और उस पर कर्ज के चलते चीन का पलड़ा भारी होता रहा।
अब मामला और अलग होगा। इसकी एक वजह सेंटर की राजनीतिक विचारधारा भी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अपने वामपंथी विचारों के लिए जानी जाती है, वहीं हमारे यहां सत्ता का झुकाव दक्षिण पंथ की तरफ माना जाता है। ऐसे में विचारधारा बीच में आ सकती है। ये डर तो बना ही रहेगा। हालांकि श्रीलंका में सत्ता में आए गठबंधन एनपीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य अनिल जयंता इससे इनकार करते हैं। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और नेता भारत से जुड़ना चाहते हैं। वो हमारा पड़ोसी होने के साथ सुपर पावर भी है। हाल ही में हमें एक एग्रीकल्चरल समिट के लिए भारत से न्योता मिला है, जिसमें हम दिल्ली और केरल भी गए। हमारे लीडर अपने देश की इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए सारी बड़ी ताकतों के साथ काम करना चाहते हैं। जेवीपी ने शुरुआत से माओवादी रुख रखा, जो चीन के नेता माओ जेडोंग की देन थी। उनसे मौके बेमौके चीन की पॉलिसी की तारीफ की, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक। उसने पश्चिमी असर का भी विरोध किया। चीन भी अक्सर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी प्रभाव को बुरा भला कहता रहा। तो ये कड़ी दोनों को जोड़ रही है, लेकिन केवल इन्हीं बातों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि नई सरकार भारत से छिटक जाती है। चलिए, आपने देखा कि हमारे पड़ोस में अगर कोई राष्ट्रपति बनता है, उसकी विचारधारा वामपंथी होती है, तो असर होता है या नहीं, ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे। तो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात कर रहे थे और वहां पर नए राष्ट्रपति का असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। चलिए, इसी पर हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। कौन है ये? 56 साल के दिसानायके मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, वामपंथी विचारधारा के हैं। अक्सर मजदूरों और निम्न मध्य वर्ग के साथ खड़े होने की ये बात करते हैं। नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी से जीतकर आए नेता वामपंथी रुख रखते हैं। जब देश में आर्थिक भूचाल था तो दिसानायके कट्टर विरोधी बनकर उभरे थे और करप्शन को हटाने वाले चेहरे की तरह इनको देखा जाने वाला है, उनको देखा जाता है और इसी उम्मीद से इनको चुना भी गया। नए राष्ट्रपति की पार्टी जेवीपी देश की बड़ी वामपंथी पार्टी है। 1987 में भारत श्रीलंका समझौते में बखेड़ा खड़ा किया था इन्होंने। तो भारत से रवैया कैसा रहा है? भारतीय सेना को आक्रमणकारी तक कह दिया था। आपको याद होगा, एक समय था जब भारत की फौज भी मदद करने पहुंची थी। भारत पर तमिल बागियों के समर्थन का भी आरोप लगा दिया इन्होंने। कुछ भी, शुरुआत से माओवादी रुख रखा, जो चीन के नेता माओ जेडोंग की देन थी। मौके बेमौके चीन की पॉलिसी की तारीफ की है, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो। चीन की जो तारीफ करता है वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। चलिए, इस खबर पर हमने आपको खबर बताई, ग्राफिक्स दिखाए, लेकिन जनता जनार्दन ज्यादा बेहतर समझती है। आपका मत ज्यादा मायने रखता है जनमत में। हमने आपसे प्रश्न पूछा पोल के माध्यम से, अनुराग भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं क्या? हां बोलने वाले ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। 36% ना कहने वाले भी हैं, लेकिन 64% को भरोसा नहीं है। वो कहते हैं हां, ये हमारी चिंता जरूर बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे जाकिर नायक की। उसकी जो हिंदू विरोधी जाकिर नायक है, जो कि हिंदुओं के विरोध में ही बोलता है और सोचता है कि भाई वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन ये भगोड़ा अब देश छोड़कर भाग चुका है। विवादास्पद इस्लामी उपदेशक और भारत का वांछित भगोड़ा जाकिर नायक शहबाज शरीफ सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। अपने पापा के पास जाएगा ये। अगले महीने वह कई पाकिस्तानी शहरों में पब्लिक लेक्चर देगा जाके। नायक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस बारे में जानकारी दी। वह अपने बेटे फारिक नाइक के साथ इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जनसभाएं करेगा। हम तो कहते हैं उसी जनसभा में कोई बम फट जाए और इसका अंत वहीं पर हो जाए। नाइक के पाकिस्तान दौरे की शुरुआत 5 अक्टूबर को कराची से होगी और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में यह खत्म होगा मतलब इसकी बैठकें और मुलाकात खत्म होगी। नाइक को पाकिस्तानी सरकार का निमंत्रण मिलने के बाद ऐसी संभावना है कि कराची और लाहौर में मुख्यमंत्री उसका स्वागत करेंगे। उसकी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो सकती है। नाइक भारत में एक वांछित भगोड़ा है जो कई वर्षों से मलेशिया में रह रहा है। ये भाग चुका है। गलत काम जिसने भी किया उसको भारत छोड़कर भागना पड़ा। एनआईए ने नाइक पर गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने और धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कई मामले दर्ज किए गए हैं इस पर। हालांकि जाकिर को पाकिस्तान में व्यापक समर्थन प्राप्त है। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। भारत छोड़ने के बाद नाइक का पसंदीदा ठिकाना पाकिस्तान था। नाइक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, शरिया हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए कम नुकसान को स्वीकार करना सिखाता है।
जाकिर की अगले महीने होने वाली पाकिस्तान यात्रा से एक बार फिर नई दिल्ली के इन दावों को मजबूती देती है कि पाकिस्तान सरकार भारत के वांछित भगोड़ों और अपराधियों का स्वागत करता है और उन्हें सुविधाएं प्रदान करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टर नाइक की यात्रा पाकिस्तान में एक बड़ी घटना होगी। भारत पहले से ही दावा करता रहा है कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और भारत विरोधी एजेंडा वाले अन्य लोगों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। अब जब डॉक्टर नाइक, जिसके नाम के आगे डॉक्टर किस लिए लगा है, ये नाइक का देश में स्वागत होगा, तो इससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आरोपों को बल मिलेगा। भारत के आरोपों को बल क्या मिलेगा? ये सत्य है कि पाकिस्तान सभी आतंकवादियों का पालन पोषण करता है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। एक अच्छी खबर भी आपको बताते हैं। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज को भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। मार्च में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी। पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हो सकती है। खुद किरण राव ने भी इसकी इच्छा जो है वो जाहिर की थी और अब उनकी ये इच्छा जो है वो पूरी हो गई है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही लापता लेडीज की ऑस्कर के लिए आधिकारिक रूप से चुने जाने का ऐलान किया, तब से हर तरफ खुशी है। इस उपलब्धि पर अभिनेता रवि किशन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। बहुत खुश हूं मैं। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूं, आमिर खान साहब को देना चाहता हूं, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूं और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा। ऑस्कर में देखेंगे कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है, उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। चलिए लापता लेडीज की खबर तो हमने बताई, क्योंकि इसका अब रिश्ता जो है ऑस्कर से जुड़ सकता है कि अगर कुछ ये जीत गई तो ये भारत के लिए ही एक अच्छी खबर के रूप में होगा। लेकिन और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको अवगत कराना है। बात करेंगे यूपी के सुल्तानपुर डकैती केस में अपराधियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले मंगेश यादव, अब अनुज प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव इसे फर्जी मुठभेड़ करार दे रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में योगी ने कहा कि यह नए भारत का यूपी है, नए यूपी में सुरक्षा है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। किसी गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने का साहस कोई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर विश्लेषण करेंगे कि भाई किस तरीके से कुछ भी बयान दे दिया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा और जाति से जोड़ दिया जाता है। मामला अगर जहां पर क्रिमिनल का हो तो उसमें जातियां नजर आती हैं ऑपोजिशन को। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए। जो
तो देखा आपने, एक जो एनकाउंटर इस वक्त हुआ है उस पे जो जाति का आरोप लगाया जाता था अखिलेश यादव का, वो बात यहां पर धराशायी हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में जातियों को नहीं देखा जाता। जो क्रिमिनल है उसको उसी के अंदाज में उसका एनकाउंटर किया जा रहा है और इसमें कुछ जाति का लेना देना नहीं है। और बार बार सुदर्शन न्यूज हमेशा से इस बात को कहता है कि हिंदू केवल हिंदू हैं, उनको जातियों में बांटने का ये नाटक बंद होना चाहिए। सब हिंदू एक हैं, चाहे वो कोई भी जाति का क्यों ना हो। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है। बात करेंगे राजनीति में धनबल, बाहुबल और उस मनोबल की जिसके चलते सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर सीट से सपा के दावेदार अजीत प्रसाद अब कटघरे में हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज से ठीक 25 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि सपा के नेताओं की टोपी का रंग लाल हो सकता है जरूर, लेकिन इनके कारनामे काले होते हैं। तब अखिलेश यादव को सीएम का यह बयान बहुत आपत्तिजनक लगा था। लेकिन अयोध्या से मारपीट की खबर क्या कहती है? क्या ये घटनाक्रम सीएम योगी के उस बयान की पुष्टि नहीं करती जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं? बता दें, जमीन विवाद और पैसे की लेन देन को लेकर रवि तिवारी नाम के युवक ने आरोप लगाया कि वह 21 सितंबर की दोपहर स्टेट बैंक सिविल लाइन के सामने खड़ा था, जहां से अजीत प्रसाद अपने 15 से 20 साथियों ने उसे अपने वाहन पर बिठा लिया और मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। आज अपने प्रोग्राम में हमने इस बारे पर चर्चा भी की थी। इस क्रिमिनल तरीके से सुलझाने की जो कोशिश की गई है, क्या उसकी आवश्यकता है, और जो हुआ है क्या हुआ है, विस्तार से समझिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में है। पहले तो लोकसभा चुनाव परिणाम के समय चर्चा में थी, लेकिन इन दिनों ये सीट सपा नेता के काले कारनामे के चलते चर्चा में है। यहाँ फैजाबाद सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। सपा सांसद के बेटे पर अजीत प्रसाद पर रवि तिवारी नाम के युवक ने मारपीट और उसे अगवा कर धमकाने का आरोप लगाया। बता दें कि अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट भी दिया है। पिछले ही महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के काले कारनामे की गठरी खोली थी। तब समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। उनके इस बयान का 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसकी झलकियां दिख गईं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर यह आरोप ऐसे समय लगा जब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया। रवि तिवारी नाम के युवक ने अजीत प्रसाद और उनके 15 से 20 साथियों के खिलाफ मारपीट और अगवा करने की शिकायत दर्ज करवाई। ये पूरा मामला जमीन की रजिस्ट्री और पैसों के लेन देन से जुड़ा है। पीड़ित रवि तिवारी ने आरोप लगाया है कि बैंक से बाहर निकलते ही अजीत प्रसाद अपने साथियों के साथ आए और उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। यूपी पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको जानकारी है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार 3-4 मीटिंगें यहाँ की है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है, बल्कि उल्टा रिस्पांस है। मारपीट की इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं कि मिल्कीपुर का गुंडा समाजवादी का पसंदीदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो ये बड़े मुद्दे आपके लिए आज जनमत में हम लेके आए, मगर आज समय हमें इतनी अनुमति देता है कि इतनी खबरें आपको बताएं। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को, मेरी पूरी टीम को, यानी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।